डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कक्षा 12 में प्रयोग होने वाले जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, जो कि पोएट्री सेक्शन में पूछे जाते हैं, उनके बारे में बताने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। ये अलंकार हमारे इंटरमीडिएट्स में कक्षा 11 और 12 में आपके 7 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो आपका होता है सिमली, दूसरा होता है मेटाफर, तीसरा होता है पर्सोनिफिकेशन, चौथा होता है एपस्ट्रॉफी, पांचवा होता है ऑक्सीमोर्न और छठा होता है हाइपरबोल। और इसके बाद में जो सातवां होता है वो होता है ऑनमोटोपोइया। तो ये आपके 7 अलंकार हैं। इनमें हम आपको विधिवत तरीके से एक एक अलंकार के बारे में परिभाषा और किस प्रकार से उनको पहचानना है, आइडेंटिफिकेशन के बारे में क्लियर करके बताना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, परिभाषा को देखते हैं। सिमली माने होता है उपमा। जो जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं उपमा अलंकार, वैसे ही ये भी हमारा सिमली है, उपमा अलंकार। तो सिमली की डेफिनेशन है, ए सिमली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। एक उपमा अलंकार वो दो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन होता है, अर्थात तुलना होती है। विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जो कि एक बिंदु पर एक जैसे ही होते हैं, अर्थात एक समान होते हैं। द वर्ड एज, लाइक, आर, सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। और इसमें जो तुलना के शब्द होते हैं, जैसे कि एज है, लाइक है और सो है, ये प्रयोग किए जाते हैं। इसकी आप परिभाषा ऐसे भी देख सकते हो। उपमा अलंकार दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करता है जिसमें कम से कम एक गुण समान हो, यानी दो अलग अलग जो ऑब्जेक्ट हैं आपके, उनमें से कोई ना कोई एक गुण मिलना चाहिए। और इनमें जो आपके पहचानने के सबसे आसान तरीका ये है कि इनमें एज, लाइक और सो ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल है हमारा, बी बियर हर अलोंग लाइक ए पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग। तो इसमें क्या शब्द प्रयोग हुआ है, इसमें लाइक शब्द प्रयोग हुआ है। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रैन फ्रॉम हेवन। तो इसमें देखिए एज वर्ड प्रयोग हुआ है। सी इज़ एज फ्रेज एज ए ड्यू, है ना, एज और एज। तो आपको कोई भी अगर सिमली का एग्जाम्पल है, यदि आपको परीक्षा में आता है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उस जो पंक्ति दी गई है, जो लाइन दी गई है, उसमें कहीं पर एज, सो, लाइक ये वर्ड तो यूज़ नहीं हो रहे हैं। अगर एज, सो, लाइक ये वर्ड यूज हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली ये समझ जाइए कि यहाँ पर सिमली का प्रयोग किया गया है, यानी कि इस पंक्ति में सिमली आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो प्रयोग किया गया है। इसके बाद में आइए हम देखते हैं दूसरा हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है मेटाफर। मेटाफर को बोला जाता है रूपक। तो रूपक अलंकार, इसकी परिभाषा जो है वो डेफिनेशन ये है, इन मेटाफर, रूपक अलंकार में द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन, कि वस्तुओं की जो तुलना है वो एक के रूप में की जाती है, एंड द सेम वन, और एक जैसे ही रूप में की जाती है। द वर्ड ऑफ कंपैरिजन एज, लाइक, आर, सो आर नॉट यूज्ड। और इसमें जो तुलना के शब्द होते हैं एज, लाइक, सो, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आपका उपमा अलंकार है उसी प्रकार से आपका रूपक अलंकार है, लेकिन उपमा अलंकार में आपके जो एज, लाइक और सो शब्द होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जबकि मेटाफर में आपका एज, सो, लाइक का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए, इसकी परिभाषा हिंदी में देखते हैं। रूपक में तुलना की जाने वाली बातों को एक ही मान लिया जाता है, यानी जो तुलना की जाने वाली बातें होती हैं, जो शब्द होते हैं, उनको एक ही माना जाता है, तथा तुलना प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं एज, लाइक और सो, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से हमारा जो उपमा अलंकार होता है उसी प्रकार से हमारा रूपक अलंकार होता है। फ़र्क इतना होता है कि उसमें एज, सो, लाइक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि रूपक में एज, सो, लाइक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन जब हम उसका अर्थ निकालते हैं तो उसका अर्थ भी उसी उपमा की तरह निकलता है। जैसे देखिए एग्जांपल में देखते हैं, लाइफ इज़ ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। तो जीवन कैसा है, एक स्वप्न की तरह है, यानी कि इसमें वर्ड आपका क्या निकल रहा है, इसमें लाइक वर्ड निकल रहा है ना। सेम वैसा ही है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर लाइक, एज, सो और का प्रयोग नहीं किया गया है, और शेष में एज, सो, लाइक का प्रयोग किया जाएगा तो वो आपका उपमा हो जाएगा, और एज, सो, लाइक का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो वो आपका मेटाफर हो जाएगा। दूसरा देखिए एग्जांपल, द कैमल इज़ द शेप ऑफ डेजर्ट। द कैमल इज़ द शेप ऑफ डेजर्ट।
ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, द कैमल इज़ लाइक द शिप ऑफ डिजर्ट, ये रेगिस्तान में जहाज की तरह कार्य करता है या जहाज की तरह होता है, तो लाइक का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक। या ऐसे भी कह सकते हो, द कैमल इज़ एज द शिप ऑफ डिजर्ट, तो मतलब यानी एज तो लाइक वर्ड में से कोई सा शब्द प्रयोग हो सकता है, तो वो आपका रूपक होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये भी देख सकते हो, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज़ लाइक द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, है ना। वर्ड आपके वही होंगे, एज सो लाइक इनका प्रयोग नहीं होगा, और जिनमें एज सो लाइक का प्रयोग होता है तो वो आपका सिमिली होगा, और एज सो लाइक का प्रयोग नहीं होता है तो वो आपका मेटाफर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए हमारा तीसरा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण, यानी इसमें क्या होता है, निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं या जो भी निर्जीव ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं, लाइफलेस होते हैं, उनको क्या है, सजीव माना जाता है। देखिए डेफिनेशन देखिए, इन पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण में, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स यानी निर्जीव वस्तुएं, एंड ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, और जो भाववाचक विचार हैं, आर थाट्स ऑफ एज पर्सन हैविंग लाइफ, उन्हें इस प्रकार से सोचा जाता है जैसे कि उनमें जीवन है, व्यक्तियों की भांति जीवन है। यानी इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन किया जाता है। यानी जो निर्जीव वस्तुएं हैं या भाववाचक संज्ञाएं हैं, उनको भी क्या माना जाता है, उनको माना जाता है कि ये सजीव हैं। जैसे एग्जाम्पल में, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द एट द डोर बट वंस, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, कि अवसर केवल एक बार दरवाज़ा खटखटाता है। यानी अवसर को यहाँ क्या समझा गया है, यहाँ पर एक पर्सन के रूप में समझा गया है, यानी एक जीवित व्यक्ति के रूप में समझा गया है, क्योंकि अवसर मौका होता है, मौका कोई व्यक्ति नहीं है जो दरवाज़ा खटखटाए, लेकिन यहाँ पर क्या, उसको व्यक्ति के रूप में माना गया है। तो जहाँ कहीं भी निर्जीव वस्तुएं हों या भाववाचक संज्ञाएं हों, उनको व्यक्ति के रूप में या ऐसे माना जाए कि उनमें जीवन है, तो वो हमारा पर्सोनिफिकेशन होता है। इसका और एग्जांपल देखिए, जैसे एनेक्सिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, एनेक्सिटी माने होता है उत्सुकता, उत्सुकता उसके चेहरे पर बैठी हुई थी, उत्सुकता उसके चेहरे पर बैठी हुई थी। उत्सुकता क्या है, उत्सुकता को एक सजीव मान लिया गया है। लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, ये भी आपका एग्जांपल, प्यार कोई व्यक्ति नहीं है जो अंधा होगा, तो यहाँ पर क्या है, उसको भी सजीव माना गया। यानी कि जो भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट हैं उनको सजीव मान करके जब प्रयोग किया जाए तो समझ लेना वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हमारा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। इसके बाद में देखिए चौथा देखते हैं, चौथा हमारा है अपस्ट्रॉफी। अपस्ट्रॉफी का मतलब संबोधन, संबोधन अलंकार। इसमें होता है एन अपस्ट्रॉफी, डेफिनेशन इसकी है, एन अपस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू ए डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज़। यानी अपस्ट्रॉफी संबोधन अलंकार वह अलंकार है जिसमें डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, जिसमें सीधे तौर पर मृत व्यक्ति को, टू द एब्सेंट अनुपस्थित व्यक्ति को, और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज़, अथवा जो मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचार हैं उनको संबोधित किया जाता है। कहने का मतलब ये है, कोई भी जो आपके व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, उनको अनुपस्थित मान करके उनको जब संबोधित किया जाता है, और इसमें एक विशेषता ये होती है कि इस अलंकार में अपस्ट्रॉफी का आपका निशान भी दिया गया, मार्क ऑफ अपस्ट्रॉफी। देखिए एग्जांपल, ओ लिबर्टी, ओ लिबर्टी, हे स्वतंत्रता, वाई आर यू सो डियर, तुम इतने प्रिय क्यों हो, ओ डेथ, हे मृत्यु, कम सून, जल्दी आ जाओ। यानी इन दोनों को क्या किया गया, एड्रेस किया गया, संबोधित किया गया है। तो जब किसी चीज़ को संबोधित करके पुकारा जाए और उसमें आपका ये संबोधन सूचक चिन्ह जो है वो भी दिया जाए, यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो होता है वो प्रयोग किया जाए, तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को जब संबोधित किया जाए, ओ इफ़ ऐसे करके जब प्रयोग किया जाए और अपस्ट्रॉफी का निशान दिया हो, तो समझ लेना आप इसमें संबोधन अलंकार प्रयोग किया गया है। इसके बाद में आपका अलंकार आता है, वो आता है पाँचवा, जिससे कहा जाता है ऑक्सीमॉर्न। ऑक्सीमॉर्न का मतलब विरोधाभास, यानी ऐसा अलंकार जिसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु की विरोधी हो, यानी एक वस्तु दूसरे वस्तु के गुणों के परस्पर विरोधी हो। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में टू अपोजिट क्वालिटीज़ आर एडेड टू द सेम थिंग, दो, यानी इस अलंकार में एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है। यानी एक वस्तु है और उसमें दो
अलग अलग गुण होंगे, यानी एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर, रेगुलरली माने होता है नियमित, इरेगुलर माने होता है अनियमित, यानी यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत हैं। एंड हैविंग नथिंग, ही हैथ ऑल, हैविंग नथिंग का मतलब कुछ भी ना होना, ही हैथ ऑल का मतलब सब कुछ होना। तो यहाँ नथिंग माने कुछ भी नहीं और हैथ ऑल का मतलब सब कुछ होना, तो ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसके और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लाइफ इज ए बिटर स्वीट, बिटर माने होता है कड़वा और स्वीट माने मीठा, तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक इसी प्रकार से फीलिंग स्वीट पेन, स्वीट माने मीठा, पेन माने दर्द, यानी एक दूसरे के बिल्कुल ही विपरीत हैं। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है, तो ओपन माने होता है बंद, वो खुला हुआ, और सीक्रेट माने होता है रहस्य, यानी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, विरोधी हैं। तो इस प्रकार से हम जब कोई भी एक ही वाक्य में दो विपरीत गुणों वाले जो वस्तुएं हैं उनके बीच में एक ही वस्तु में जब दो विपरीत गुण हों तो उसको आप समझेंगे कि ये ऑक्सीमोरन अलंकार आपका दिया गया, यानी विरोधाभास अलंकार प्रयोग किया गया है। इसके बाद में आपका जो 6 नंबर पे आता है वो आता है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार में, थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर आर लेस, वस्तुओं को या तो बहुत ज़्यादा वास्तविकता से बढ़ा चढ़ा करके प्रयोग किया जाता है अथवा बहुत ज़्यादा कम करके। बेटर आर वर्स, या तो उनको और अच्छा प्रदर्शित किया जाता है, आर वर्स अथवा और अधिक बुरा करके, देन दे रियली आर, जो कि वे वास्तव में हैं। यानी इस अलंकार में किसी बात को वास्तविकता से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ा करके या बहुत घटा करके प्रकट किया जाता है। यानी किसी वस्तु को या तो बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाएगी, बहुत बड़ा चढ़ा करके बताया जाएगा, या फिर उसी बात को बहुत ही कम करके, यानी उसके बिल्कुल महत्व को ख़त्म करके, ना के बराबर करके बताया जाएगा। तो आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल है सी बेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स। सी माने उसने, बेप्ट माने रोई या बहाए, ओशियंस ऑफ टीयर्स, ओशियंस माने होता है महासागरों जैसे आंसू, उसने महासागर जैसे आंसू बहाए, अर्थात महासागरों जैसे आंसुओं से रोई। यानी इसमें आंसू जो है महासागर की भांति नहीं हो सकते हैं, है ना। ओशियंस माने होता है महासागर, और महासागर बहुत एक जल के विशाल भंडार होते हैं, तो वो इतने कैसे रो सकती है कि उसकी आंखों से महासागर बहने लगे। दूसरा है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध में खून की नदियाँ बह गईं। यानी रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियाँ, फ्लोड माने बह गई, इन द बैटल, युद्ध में, यानी युद्ध में खून की नदियाँ नहीं बह सकती हैं, क्योंकि इतना ब्लड कहाँ से आएगा कि खून की नदियाँ बन जाए। तो कहने का मतलब यह, किसी बात को जब बहुत अधिक बड़ा चढ़ा करके प्रयोग किया जाए या बहुत ही कम करके प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर हमारा हाइपरबोल जो फिगर ऑफ स्पीच है वो होता है। आइए देखते हैं और एग्जाम्पल। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस, मैंने उसे युगों युगों से नहीं देखा है, अर्थात मैंने उसे बहुत लंबे समय से, युगों का मतलब होता है एक पूरा युग परिवर्तन हो जाना, है ना, कई वर्षों का युग होता है। तो युगों से ना देखने का मतलब भाई किसी व्यक्ति की जो उम्र होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, 110, 120, लेकिन युगों का मतलब ये थोड़ी है, युगों का मतलब 4 युग हैं, है ना, और 4 युगों में एक युग लाखों वर्षों करोड़ों वर्षों का है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हमने उसको युगों से ना देखा हो। दूसरा एग्जाम्पल है द वेव्स रोल्ड माउंटेन्स हाई, कि जो वेव्स माने लहरें थीं, रोल्ड माने घूम रही थीं या उठ रही थीं, माउंटेन्स हाई पर्वत जैसी ऊंची। तो जो लहरें हैं समुद्र में वो पर्वतों जैसी कहाँ से उठ सकती हैं, पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं। तो ऐसे करके जब किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर प्रयोग किया जाए तो उस समय हम क्या करते हैं, वो हमारा हाइपरबोल जो फिगर ऑफ स्पीच है वो होता है। इसके बाद में हमारा जो आखिरी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ऑनमोटोपोइया, यानी ध्वनि सूचक। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में द साउंड सजेस्ट द सेंस आर मीनिंग, कि इसमें जो ध्वनि है वो अर्थ और जो उसका सेंस होता है, भाव होता है, उसको प्रकट करता है। अर्थात इस अलंकार में शब्द की आवाज़ को से अर्थ का बोध होता है, यानी शब्द से, शब्द की जो आवाज़ है उससे ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। जैसे आई बेबल ऑन द पेबल्स, बीज हम्स,
बीज हम्स का मतलब होता है मक्खियाँ, हम्स माने भिनभिनाती हैं। तो मक्खियों की आवाज़ कैसी होती है? भिनभिनाना। इसी प्रकार से एग्जाम्पल्स है द कैट्स म्यू। द कैट्स माने बिल्ली, म्यू माने म्यू करती है। बिल्ली की आवाज़ कैसी होती है? म्यू करके। द गन ऑफ हंटर्स स्नैप एंड क्रैक। स्नैप एंड क्रैक्स मतलब क्या है? द गन ऑफ हंटर्स, जो शिकारी थे उनकी बंदूक कैसे कर रही थी? गन स्नैप एंड क्रैक यानी जोर से आवाज़ कर रही थी। द स्नेक आर हिसिंग। स्नैक्स माने सांप, हिसिंग फुसकार रहे थे। एंड बीज आर बजिंग, और बीज माने मक्खियाँ, बजिंग माने वन बना रही थी, है ना। मर्वनिंग ऑफ इनमरेबल बीज। तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि जो भी आपके ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, जो भी चीज़ें दी गई हैं, उनकी आवाज़ उसमें पहले से दी होगी। यानी किसी भी व्यक्ति को ध्वनि उसमें उस व्यक्ति की या उस जानवर की जो आवाज़ है वो उसमें प्रयोग की जा रही होगी। तो उस अलंकार को हम बोलते हैं ऑनमोटोपोइया या ध्वनि सूचक अलंकार। तो इस प्रकार से आपके ये इंटरमीडिएट्स में ये एक 2 नंबर का फिगर आप स्पीच पूछा जाता है, जो कि आपको ना तो पोएट्री में मिलता है और ना ही प्रोज में मिलता है। तो वो आपको मैंने यहाँ से अपनी दूसरी बुक थी उससे आपको प्रदान किए हैं। इसके लिए आप जो है हमारे इस वीडियो को देखें, और यदि आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करें। थैंक यू।